जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत जबरदस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हम लोगों का टॉपिक्स है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंथेसिस। ये क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 12th के बच्चों का यहां से क्वेश्चन हर बार में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक्स को हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से समझने का प्रयास करेंगे। यानी आप यूं कह सकते हैं एकदम जीरो टू एडवांस लेवल हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सिंथेसिस है क्या चीज, किसको बोलते हैं, सिंथेसिस का क्या मोटिव है, क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सिंथेसिस को हिंदी में बोला जाता है संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण सिंथेसिस को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, सिंथेसिस में क्या होता है, हर चीज आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूंगा। टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल अगर आपने कभी भी सिंथेसिस वर्ड का नाम नहीं सुना है तो विश्वास मानिएगा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा कि सिंथेसिस होता क्या चीज है और आपसे क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करते हैं सिंथेसिस है क्या चीज। तो अगर आप मेरे दोस्त सिंथेसिस को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप बड़े सिंपली में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बड़े आसान भाषा में, कि द प्रोसेस of the process of combining two or more than two sentences into single sentence is known as synthesis। ठीक है, बड़े आसान से आप सिंपली आप इस चीज को समझ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू सिंगल सेंटेंस इज नोन एज सिंथेसिस। यानी कहने का मतलब क्या है, आप हिंदी में इसको समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को मिला करके एक सिंगल सेंटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है, सिंगल सेंटेंस बनाया जाता है, तो मेरे बाबू यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यही कहलाती है सिंथेसिस। यही क्या कहलाती है, सिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, जब आप हिंदी में लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस का निर्माण किया जाता है, एक सेंटेंस का निर्माण किया जाता है, तो उसे सिंथेसिस या संश्लेषण कहते हैं। सिंथेसिस या संश्लेषण कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। देखिए, सिंथेसिस का मतलब होता है भाई आपको क्या करना है, कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। यानी दो वाक्य हैं, जैसे सपोज दैट एक सेंटेंस यहां पे है और एक सेंटेंस यहां पे है। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेज को आपको क्या करना है, एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, आपको चेंज करना है। बट ध्यान रहेगा कि इनके जो सेंस है, सेंस में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी इनका मतलब जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इनका मतलब क्या है, सेम होना चाहिए। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो सेंटेंसेस को मिला करके एक सेंटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, सिंथेसिस कहलाती है। इस सिंथेसिस टॉपिक को समझने के लिए मेरे दोस्त आपको क्लाउड्स का कंसेप्ट बड़े अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्लाउड के कंसेप्ट्स के बेसिस पे ही हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है एंड मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है।
और इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि पार्टिसिपल का क्या कंसेप्ट होता है, यानी नॉन फाइनाइट जितने भी वर्ब है, चाहे वो इंफिनिटिव हो चाहे वो जेरेंड हो, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टिसिपल का कंसेप्ट क्या होता है, इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये सभी की चीजें यानी सभी बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में। बट आप लोग एक एक पॉइंट को हमारे हिसाब से, जिस तरह से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, उसी तरह तरीके से आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंथेसिस है क्या चीज, तो आप ध्यान रखना, आप बोल देना उनसे, आप कह सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू सिंगल सेंटेंस इज नोन एज सिंथेसिस। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान देना है। आप लोगों को ध्यान देना है कि इस टॉपिक में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो आपको दो सिंपल सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा आप उन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करिए, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करिए, या हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इनको समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्लाउज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्लाउज। पहले आपको क्लाउज बताऊंगा कि ये क्लाउज क्या होता है। क्लाउज, ठीक है, क्लाउज कुछ नहीं होता है, आप कह सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस in which there will be one subject and one verb। ठीक है, यानी क्लाउज क्या है, तो क्लाउज कुछ नहीं होता है, ये लॉन्गर सेंटेंस है, यानी जो लंबे सेंटेंस होते हैं, बहुत लंबे जो सेंटेंस होते हैं, उनका एक पार्ट होता है। क्या है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ठीक है, उसमें कम से कम एक क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, तब इसे आप क्या बोलोगे, क्लाउज बोलोगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ में कोड कर रहा हूं, एग्जांपल्स आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली एंड met her when she was dancing। बहुत आप आसानी से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मैंने बोला आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, एंड और मेट हर, और उससे मिला, व्हेन जब, शी वाज डांसिंग, वह नाच रही थी। तो आप देख रहे हो ये लंबा सा सेंटेंस है और इसमें आपको एक सब्जेक्ट यहां पे दिखाई देता है और एक वर्ब ये है, तो ये क्या हो गया, एक क्लाउज हो गया। आप देख रहे हो मेट यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या है भाई, सेम सब्जेक्ट होने के नाते यहां पे आई जो है वो अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। ठीक है, तो आई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा, तो बार बार रिपीटेशन से हम लोगों को रिपीटेशन से बचना है। तो क्या करेंगे, ये भी एक प्रकार का एक सब्जेक्ट है और एक क्या है, वर्ब है, ये भी एक प्रकार का क्लॉज है। अगर मैं बात करूं व्हेन, आप देख रहे हो सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये भी एक प्रकार का क्लॉज है। समझ पा रहे हो बात, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के ये सेंटेंसेस, इसे बोला जाता है मेन क्लाउज। ये क्या है, मेन क्लाउज है। ठीक है, इसी को आप दूसरे नाम से जानते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। अब सर ये प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, इसको कैसे पहचाने, तो बड़ी सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल क्लाउज में
कम से कम एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, और ये इंडिपेंडेंट होगा, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा ये सेंटेंस, और अपने में ये पूर्ण अर्थ देगा। अपना जो इसका क्लाउज होगा, क्लाउज का जो सेंस होगा वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तब उसे आप क्या कहते हो, उसे आप बोलते हो प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आई वेंट टू दिल्ली, ये क्या है मेरे दोस्त, ये है प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज है, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे हैं ये कौन सा क्लाउज है सर, तो आप ध्यान दीजिएगा जब कंजक्शंस जुड़ जाते हैं, आप देख रहे हो कंजक्शंस के बाद में ये सेंटेंसेज, ये क्लाउज स्टार्ट हुआ है, तो इसे आप कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज, कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज कैसा क्लाउज होता है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज भी, इनमें भी कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज भी इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात जो पहचानने वाली है कि ये सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होगा। किससे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहां पे एंड आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटेंसेस यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज कहा जाता है। अब आप लोगों को दिमाग में होगा कि सर कौन कौन से कंजक्शंस, कोई भी कंजक्शंस हो तो क्या उसे आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहेंगे, जिन बिल्कुल आप कहेंगे, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, ये ट्रिक से याद रखिएगा कि आप अगर ये कंजक्शंस अगर आपके सेंटेंसेस में कहीं पर दिखाई देते हैं तो आंख बंद करके आप कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज है, ठीक है, या कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस है, ठीक। जैसे कैसे में आप कौन से हैं, तो आप ट्रिक जानते होंगे, फैन वॉइस, ठीक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आप ध्यान रखना कि अगर इन कंजक्शंस का प्रयोग हुआ है सेंटेंस में तो आप कह सकते हो कि सर ये कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। अब वो कौन से हैं, जैसे एफ फॉर क्या होता है, फॉर, ठीक, ये फॉर एंड, एन फॉर नॉर, ये सब कंजक्शंस हैं। बट, ठीक है, और, ठीक है, वाई एट, एस सो, अगर इनका प्रयोग हुआ सेंटेंस में, अगर इनसे स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंसेस, तो आप ये सिंपल सी बात कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज है, ठीक है। अब यहां पे आपको समझ में आया ये कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। और यहां पे देखेंगे व्हेन शी वाज डांसिंग, तो ये भी एक प्रकार के सब ऑर्डिनेटिंग, ये क्या है, कौन से मतलब क्लाउज है, तो ये है सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज, क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। अब सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज कौन से क्लाउज होते हैं, तो जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है, तब उसे बोला जाता है सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज। या आप कह सकते हो सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज यानी सेंटेंसेज कैसे होंगे, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हो, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता होगा WH वाले प्राय होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो आपको पता होगा जैसे WH कोई भी ले लो, वाई ले लो, व्हाट ले लो, ठीक है, अगर इनसे वेयर ले लो, ठीक है, अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है तो इसे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे बाबू, सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज बोलेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक और कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बाद में हेल्पिंग वर्ब कभी भी यूज नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा यानी उसके बाद में या तो कोई नाउन यानी सब्जेक्ट आएगा या प्रोनाउन आएगा। ये नहीं कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दो, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दोगे तो वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से कंपेटिटिव में पूछा भी जाता है कि इनके बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब कोई आ जाए तो भाई वो गलत हो जाएगा, तब वो सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। भाई क्लाउज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज के पास में ये स्वतंत्र होता है और ये अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, ठीक है, और इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा यानी वर्ब होगा। जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है वो हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है,
जैसे आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल्स कैसे याद रखना है कंजंक्शंस को, तो मैंने बताया फ्रेंड बॉयज, ए फॉर और ये फॉर एंड और एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, इस तरह से आप याद रखेंगे। अगर इनसे ही स्टार्ट हो रहा है तो इसे आप क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहेंगे। क्लियर है? अगर मान लीजिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंसेज स्टार्ट हो रहा है, आप रिलेटिव प्रोनाउन ध्यान रखेंगे, मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर WH से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बोलेंगे कि ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। बताइए ये चीजें आप लोगों को मेरे दोस्त समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज, क्लॉज के बेसिस पे जो सेंटेंस होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अब उनको भी आपको समझना पड़ेगा, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से सर? तो आप सबसे पहले सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस होता है, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और चौथा जो होता है वो मिक्स्ड सेंटेंस होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, आप देखते रहें और अच्छे से एक एक पॉइंट आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। इन सभी चीजों के ऊपर 1 बाय 1 करके बात करेंगे। आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज, ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्योंकि देखिए जब तक आप बेसिक चीजें आपका क्लियर नहीं रहेगा, सेंटेंस क्या होता, कंपाउंड क्या होता, कॉम्प्लेक्स, तब तक आप सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपनी जड़ को बूस्ट करेंगे, अपनी जड़ को मजबूत करेंगे, ताकि हर चीज, हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके और एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आप लोगों से बने ना, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग रूट पे बात करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल पे बात करेंगे और हर चीज आपके समझ में आएगा, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सेंटेंस? तो आप ध्यान रखना, पहला होता है सिंपल सेंटेंस, हम लोग बात करेंगे 1 बाय 1 करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है मेरे दोस्त, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा होता है मिक्स्ड सेंटेंस, ठीक है। ये 4 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। किसके बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है? तो क्लॉज के बेसिस पे, किस प्रकार का क्लॉज किसमें प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पहले कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद में कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है और मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है? इट, ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लॉज। पहला पॉइंट तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। जितने भी सेंटेंसेज हैं, जितने भी सेंटेंसेज यहां पे लिखे हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा? प्रिंसिपल क्लॉज से स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस कहते किसे हैं, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, एक फाइनाइट वर्ब हो, ऐसे वाक्य को, ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है? ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है मेरे भाई सिंपल सेंटेंसेस। अगर फाइनाइट वर्ब एक है, अब सर ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो आप पैसेंस रखें, हर चीज आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। हर पॉइंट आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, फाइनाइट वर्ब समझ लीजिए, यहीं पे मैं आप लोगों को अभी दोबारा से इसको अच्छे से समझाऊंगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
ठीक है, लेकिन पहले आप लोग फाइनाइट वर्ब यहीं पे समझने का प्रयास करिए। ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदलता हो, परिवर्तित होता हो, उसे कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल यहां पे आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने बोला ही इज हैप्पी, वह खुश है। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे कह दूं आई, सब्जेक्ट चेंज कर दिया, मैंने बोला आई, तो आई के साथ में इज नहीं आएगा। देखो परिवर्तित हो रहा है कि नहीं परिवर्तित हो रहा, तो क्या हो जाएगा? आई एम हैप्पी। ये किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट में ही ये दोनों सेंटेंसेस है। लेकिन अगर मैं टेंस ही चेंज कर दूं, मैं ऐसा बोलूं ही वाज हैप्पी, वाज हैप्पी, तो आप देख रहे हो ना, ये वाज जो है, इज जो है, ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। दिस इज अ फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब भी फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे मैं आप लोगों को कहूं कि मोहन ईट्स अ मैंगो, समझ में आ रहा बात कि मोहन आम खाता है। लेकिन अगर मैं दे बोल दूं, सब्जेक्ट चेंज करना हो, दे तो ईट्स नहीं होगा, ईट होगा। समझ में आ रहा बात? दे ईट मैंगो, समझ में आ रहा बात? अगर मैं इसका टेंस ही चेंज कर दूं, तो ईट जो है वो एट में यानी पास्ट में रहेगा, तो मोहन एट आ मैंगो। समझ में आ रहा बात? तो इस तरह से जो चेंज होता है समय के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसे क्या कहा जाता है? फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। मैं आशा करता हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस आप देख लीजिए। भाई ये भी एक प्रकार का सिंपल सेंटेंस ही है, ये भी एक प्रकार का सिंपल सेंटेंस ही है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए फाइनाइट वर्ब एक है ना, तो जब एक फाइनाइट वर्ब होते हैं तो उसे कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। भले आप दो क्लाउज को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाओगे, लेकिन उसमें भी आपको केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब देना रहेगा, जो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये, जैसे मैंने बोला आई वेंट दियर। ठीक है, आई वेंट दियर, तो वेंट यहां पे क्या है? फाइनाइट वर्ब है। क्या मेरे भाई? फाइनाइट वर्ब है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी सिंपल सेंटेंस है। मैं आशा करता हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, और वो इंडिपेंडेंट, वो सेंटेंस कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और उसमें केवल और केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट होता है। ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है? सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप उतारिए, फिर मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड किस तरह से इसको समझे। कंपाउंड क्या होता है, पहले इसको आप उतार लीजिए इसे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये दूसरा है, आपको मैंने सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया, ये है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, तो याद रखना, ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम दो फाइनाइट वर्ब हों। फाइनाइट वर्ब हो और दोनों वर्ब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो तथा पूर्ण अर्थ देते हो। स्वयं में वो क्या हो? तथा स्वयं में क्लॉज का पूर्ण अर्थ निकलता हो। उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं।
क्या हो भाई, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा सेंटेंस है जिसमें कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। कितने फाइनाइट वर्ब हो? 2। और वो दोनों फाइनाइट वर्ब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी वो स्वयं में, उनकी जो क्लॉज है वो स्वयं में अपनी पूर्ण अर्थ को कंप्लीट करते हो, पूरा अर्थ देते हो। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को कहा जाता है, ऐसे वाक्य को मेरे भाई मेरे दोस्त क्या कहा जाता है? कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो बड़े सिंपली आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो। सिंपल सी बात है, 2 फाइनाइट वर्ब देना है तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हो। जो क्लाउज का मैंने एग्जाम्पल लिया था आप ले सकते हो, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली एंड मेट हर। ठीक है, या दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल बट रीता इज एन अगली गर्ल। ठीक है, बट रीता इज अगली। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पे आप देख रहे हो एक फाइनाइट वर्ब तो ये है और एक फाइनाइट वर्ब ये है, तो 2 फाइनाइट वर्ब आपको मिले। एक फाइनाइट वर्ब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा फाइनाइट वर्ब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो सेंटेंसेज हैं आपके सामने ये क्या है? तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब अगर आप इसको आप हाइड कर लीजिए, छिपा लीजिए, तब भी ये पूरा अर्थ देगा। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, तो भाई सही बात है, ये पूरा अर्थ दे रहा है। अगर आप इसको छिपाना चाहते हैं, इसको छिपा लीजिए, तो आप बोल सकते हो आई मेट हर, मैंने उससे मिला, समझ आ रहा बात? ये भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है। यानी ये दोनों सेंटेंस, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस यानी क्लॉज कह सकते हो, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। क्या है? स्वतंत्र है। और पूर्ण अर्थ, ये क्लाउज का जो होते हैं ये पूर्ण अर्थ निकलता है इनका। ठीक है, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। ये बात आप लोग बड़े ध्यान से समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कंपाउंड किसे कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स किसे कहा जाता है। तो जब तक आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड समझ नहीं पाओगे तब तक आप अच्छे से कोई भी कंसेप्ट आपका बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे दोस्त। अब यहां पे भी देखिए सेम कंडीशन है, इज भी यहाँ पे एक फाइनाइट है, यहाँ पे भी इज फाइनाइट है, दो फाइनाइट्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी फाइनाइट वर्ब है, ये भी फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब हुआ कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कंपाउंड की बात होगी तो 2 फाइनाइट वर्ब रहेंगे और दोनों जो क्लाउज हैं वो पूर्ण अर्थ स्वयं में देंगे। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंजक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। कोऑर्डिनेटिंग, तो आप इसी से भी पकड़ सकते हो, इसी से आइडिया लगा सकते हो कि ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये कौन सा सेंटेंस है? तो याद रखना ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फैन बॉयज वाला आप याद रखिएगा। इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ठीक है, ऐसा वाक्य, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं और एक फाइनाइट वर्ब दूसरे फाइनाइट वर्ब
पर डिपेंडेंट होता है। अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए डिपेंडेंट होता है, तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब बड़े सिंपल सी मैं आप लोगों को एग्जांपल कोड करके बता रहा हूं, आप देखिएगा। जैसे मैंने बोला मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, क्या हो सकता है एग्जांपल। तो मैंने बोला राकेश could not go to school। ठीक है, because he is ill। तो अब भाई साहब देखिए, राकेश कुड नॉट गो टू स्कूल, राकेश स्कूल नहीं जा सका, राकेश स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, क्योंकि वह कैसा है? बीमार है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं इस बात को अगर मैं कहूं यहां पे इसको हाइड कर लूं, तो क्या ये पूरा कंप्लीट अर्थ दे रहा है कुड नॉट गो टू स्कूल? ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। वह राकेश जो है वो स्कूल नहीं जा सका। तो आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन पुटअप होगा कि भाई क्यों नहीं जा सका। समझ आ रहा बात? या मैं कहूं कि वह बीमार है, तो भाई इसका रीजन आपको पता चला, यहां पे रीजन आप देख रहे हैं। तो ये भी क्या है? ये क्या है? आप देख रहे हैं कि इसके पास में भी दो फाइनाइट वर्ब है, एक यहां पे और एक यहां पे, लेकिन एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा। आप जैसे मैंने बोला कि आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली when she was dancing। मैं दिल्ली गया जब वह डांस कर रही थी। समझ में आ रहा बात? तो अब यहां पे आप देखिए, अगर ये भाई एक सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे मैं कहूं अगर इसको ऐड कर लूं, मैं दिल्ली गया, तो ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, नो डाउट आप इसको समझ सकते हो। तो प्रिंसिपल क्लॉज स्वयं में वो अपनी मीनिंग को फुलफिल करता है, इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल क्लॉज अपने में कोई भी सेंटेंस होगा, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो मिक्स्ड हो, कोई भी हो, उसमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा जो स्वतंत्र होगा, पूर्ण अर्थ देगा। लेकिन अगर मैं कहूं इसको हाइड करने के बाद में when she was dancing, जब वह डांस कर रही थी, तो आपके माइंड में आएगा क्या बोल रहा भाई? जब वह डांस कर रही थी, यानी जब मैं गया तो वह क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। यानी जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि मैं दिल्ली गया जब वह डांस कर रही थी, तब तक ये सेंटेंस पूरी तरह से ये अपना अर्थ को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, नहीं एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो कंप्लीट अर्थ के लिए आप क्या करते हो भाई? उसमें आप लोगों को एक डिपेंडेंट क्लॉज यूज करना पड़ता है, और उसी क्लॉज को बोला जाता है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो दूसरे वाक्य के ऊपर अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए डिपेंडेंट होता है। उसे क्या कहा जाता है? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो क्लॉज है मेरे दोस्त, ध्यान रखेंगे, वो WH या रिलेटिव प्रोनाउन से ही स्टार्ट होता है प्रायः। तो आप ध्यान रखना, WH कोई भी है और उसके बाद में अगर अगर उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इसका यह मतलब हुआ कि वो क्या है? वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है, याद रखना ये चीजें। तो ये था कॉम्प्लेक्स। अगर मैं मिक्स्ड की बात करूं कि मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, तो जब एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये तीनों एक साथ में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है? ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है कि वो है मिक्स्ड सेंटेंसेस। ठीक है, जो मैंने पहली बार आपको एग्जांपल दिया था
मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, तो मिक्स्ड सेंटेंस में कम से कम आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज देना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटिंग और एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। जब ये तीनों प्रेजेंट होंगे तब ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है मिक्स्ड सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सेंटेंस बोलेंगे, ठीक। अब जैसे मिक्स्ड सेंटेंस एग्जांपल सर, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आई वेंट टू दिल्ली एंड met her when she was dancing, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है सीसी। और ये क्या है? तो ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी एसबी, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो तीनों आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये क्या है? ये किसका एग्जांपल है? तो ये याद रखना, मिक्स्ड सेंटेंस का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम लोगों का एक पॉइंट है, मैं बार बार फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में बात किया है, थोड़ा सा आप लोगों को फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करते हैं, फिर सिंथेसिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा वर्ब जो वाक्य में सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदलता रहता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। समझ में आ रहा बात? अगर मैंने यहीं पे बोल दिया दे, तो देखो सब्जेक्ट मैंने चेंज किया, तो तुरंत ये जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब, इसमें भी बदलाव करना पड़ेगा, यानी एस आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब में एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है। समझ में आ रहा बात? और हटाने से वर्ब प्लूरल हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सिंटैक्स में आप लोग पढ़ते होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दे के साथ में आपको प्ले ही लगाना पड़ेगा और फुटबॉल करना पड़ेगा। देखिए मैंने थोड़ा सा चेंजिंग किया है, केवल और केवल सब्जेक्ट में। देखो ये वर्ब चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? अब मैं इसके टेंस में ही चेंजिंग कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला सी प्लेड, पास्ट में किया, सी प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेली। समझ आ रहा बात? वह फुटबॉल खेली। तो देखो यहां पे ये चेंज हो रहा नहीं भाई, टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से ये बदलाव हो रहा है। यही है आपका फाइनाइट वर्ब। इसी को बाबू क्या बोला जाता है? फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदलता रहता है, उसे ही क्या बोला जाता है मेरे भाई? उसे ही फाइनाइट वर्ब बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब यानी टेंस के हिसाब से नहीं बदलता है, यानी ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से ना बदले, नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग ना हो, चाहे जितना आप सब्जेक्ट बदल दीजिए, चाहे जितना आप टेंस बदल दीजिए, वो जैसा है, जैसा यूज होगा वो उसी प्रकार से यूज होगा। तो ऐसे वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं,
जैसे मैं अगर नॉन फाइनाइट में अगर देखूं तो मुख्य रूप से हम लोग तीन चीजों के बारे में इसमें बात करेंगे। एक तो है पार्टिसिपल, एक क्या है पार्टिसिपल, दूसरा है जेरेंड और तीसरा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, ठीक है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स है जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया तो ये समझ लो कि सिंथेसिस आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीजें समझ में आएगा, आप पैशनफुली बैठे और इस चीज को समझने का प्रयास करिए। हम लोग बात करेंगे अब पार्टिसिपल को लेकर के। किसके ऊपर बात करेंगे? पार्टिसिपल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपल क्या होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम होती है उसमें आप ये मान करके चलेंगे कि 70 to 80% जो क्वेश्चंस पूछा जाता है सिंथेसिस का, जो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, वो पार्टिसिपल से ही होता है, ठीक है। तो पार्टिसिपल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सिंथेसिस में कमांड बनाना चाहते हैं तो पार्टिसिपल ये जो वर्ड है इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पार्टिसिपल के बारे में बात करते हैं कि जी हां, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टिसिपल को लेकर के, ठीक है। अब पार्टिसिपल है क्या चीज, ग्रामर में इसका क्या पोजीशन होता है, किस तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना, पार्टिसिपल जो होता है वो वर्बल एडजेक्टिव होता है। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्बल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। यानी ये वर्ब ही होता है लेकिन वर्ब की तरह काम ना करके ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। यानी एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो बिल्कुल ये भी वही काम करता है कि ये भी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट की क्या करेगा? विशेषता बताएगा। तो वर्बल एडजेक्टिव होता है, सिंपल सी बात। जैसे जो विशेषण होता है, यानी कहने का मतलब एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव जो काम करता है सेम काम ये भी करता है, ठीक है। लेकिन ये वर्बल एडजेक्टिव है। कुछ तो प्योर एडजेक्टिव होते हैं लेकिन ये कैसा है? वर्बल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, ये पार्टिसिपल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला क्या है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसका निर्माण कैसे होता है? तो ध्यान देना, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप अगर आईएनजी जोड़ देते हो तो यही क्या बन जाता है? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। यही क्या है? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो जेरेंड होता है उसमें भी अगर आप आईएनजी जोड़ते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तो वो भी क्या बन जाता है? वो जेरेंड होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इन पॉइंट्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ब में आईएनजी जुड़ा होता है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। और यदि पास्ट पार्टिसिपल किसे कहेंगे? तो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कहलाएगा? पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो याद रखना, अगर हैविंग लगा हुआ है, हैविंग है और हैविंग के बाद में MB3 आता है
तो ये क्या है, ये है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर एक्टिव वॉइस में है तब तो आप हैविंग और MB3 यूज करेंगे, ठीक है, सिंथेसाइज करने के लिए सेंटेंसेस को। लेकिन अगर यही पैसिव में है तो आप हैविंग, उसके बाद में आपको बीन ऐड करना पड़ेगा, बीन प्लस MB3, ठीक है, प्लस MB3, हैविंग बीन प्लस MB3। इस तरह से आप क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज करेंगे। कहां पे, ये पैसिव में होगा, ध्यान दीजिएगा, ये पैसिव में होगा। और जो हैविंग MB3 है वो क्या होगा, वो एक्टिव में आप यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस जब रहेगा सेंटेंसेस तो आप सिंथेसाइज करते समय हैविंग प्लस MB3 यूज करेंगे, और अगर वो पैसिव में है तो हैविंग बीन MB3 यूज करेंगे। मैं आशा करता हूं ये चीजें आपके समझ में आया होगा। अब सर इनमें डिफरेंस क्या होता है और इनका क्या हिंदी अर्थ निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर आप इसकी हिंदी अर्थ देखना चाहेंगे तो हिंदी अर्थ इसका बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। ये हिंदी अर्थ जो निकलेगा इसका, ये लास्ट में हुए करके आएगा, ठीक है, ये हुए करके आएगा, ठीक। और अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हो तो लास्ट में इसकी जो हिंदी सेंस अर्थ निकलेगा वो हुआ आएगा। क्या आएगा, हुआ आएगा। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है इसका हिंदी अर्थ जो होता है के बाद या करके, ये इसका हिंदी अर्थ होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो आप यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल को अगर मैं समझाना चाहूं, आपके साथ में डिस्कस करना चाहूं तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैंने भौंकता हुआ कुत्ता देखा, मैंने भौंकता हुआ कुत्ता देखा, तो आप क्या बोल सकते हो, आई सा बार्किंग डॉग, आई सा बार्किंग डॉग, ठीक है। अब यहां पे जो बार्किंग वर्ड है ये क्या है, तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। क्योंकि भाई आई सा बार्किंग डॉग, मैंने भौंकते हुए कुत्ता देखा, समझ में आ रहा बात, यानी वो कुत्ता भौंक रहा था, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करता है, ये क्वालिफाइड करता है, उसकी विशेषता को बताता है कि वो किस स्टेज में है, यानी किस तरह से, किस कंडीशंस में है। तो वो क्या कर रहा है, बार्किंग कर रहा है, यानी डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। और ये वर्ब भी है, ING भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में हम लोग बात करें तो आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मैं बोलूं आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, इसका बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास करिएगा। आई एम टायर्ड, यहां पे जो टायर्ड वर्ड है ये क्या है, ये है पास्ट पार्टिसिपल। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड फॉर्म है और यहां पे ये है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब इसका अगर मैं हिंदी अर्थ निकालूं, तो आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हो, मैं थका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, यानी मेरी जो अवस्था है वो कैसी है, थकी हुई है, ठीक है, कंडीशंस है। तो हमारे अंदर की जो स्टेटस है, यानी जो कंडीशन है उसको क्या करता है, उस स्टेज को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, समझ में आ रहा बात, यानी इसकी विशेषता बताता है। तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। या आप, अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जाम्पल और है पास्ट पार्टिसिपल का, जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वेयर इज बॉइल्ड एग, ठीक है, बॉइल्ड एग यानी उबला हुआ, बॉइल्ड का मतलब क्या हुआ, उबला हुआ, उबला हुआ अंडा कहां है, उबला हुआ अंडा कहां है, तो ये क्या हो गया, बॉइल्ड आपका MB3 है मेरे दोस्त, तो ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके समझ में आया होगा, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, अगर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा तो हैविंग और MB3 लगेगा, लेकिन एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव होगा तो हैविंग बीन प्लस MB3 रहेगा, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे।
अगर मैं परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल दूं तो आप बड़े आसानी से आप देख सकते हैं इसका क्या एग्जाम्पल होगा। यहां पे मैं कोड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल को आप कैसे इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं हैविंग डन माई होमवर्क, having done my homework, I went there. अब यहां पे having done my homework, I went there. अब इसको समझिए, इसका हिंदी अर्थ कि अब मतलब मेरा अपना कार्य करने के बाद, यानी अपना कार्य करने के बाद, समझ आ रहा बात। होमवर्क का मतलब क्या है, अपना काम, अपने घर का काम करने के बाद। यहां पे देखिए हिंदी अर्थ क्या आता है, के बाद या करके। आप ऐसे अर्थ निकालेंगे तो घर का यानी अपने घर का काम करके या करने के बाद मैं वहां गया, ठीक है। तो करके या के बाद का इसका सेंस आता है। तो ये था आप लोगों का पार्टिसिपल के बारे में इतनी आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आप अगर पार्टिसिपल के बारे में आप समझ पाए होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बड़े अच्छे, चलिए नॉन फाइनाइट जो वर्ब था उसका जो दूसरा सेगमेंट था यानी जेरेंड को लेकर के बात करते हैं। जेरेंड और इन्फिनिटिव, इन दोनों को साथ साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जेरेंड क्या होता है, जेरेंड या ध्यान दीजिएगा, जेरेंड एंड इन्फिनिटिव ये है क्या चीज, इन्फिनिटिव, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जेरेंड और इन्फिनिटिव है क्या चीज, तो ध्यान देना ये है, ये दोनों के दोनों मेरे भाई ये वर्बल नाउन है। यानी इनका जो फॉर्म होता है वो तो वर्ब ही होता है, लेकिन ये नाउन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। ये नाउन की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वर्बल नाउन कहा जाता है, ठीक। यानी वर्ब होते हुए भी ये नाउन की तरह काम करते हैं। यानी भाई नाउन है तो नाउन का क्या फंक्शन हो सकता है, नाउन दुनिया का कोई भी नाउन है या इसके पास में दो ही फंक्शन है, या तो भाई साहब ये सब्जेक्ट बनेगा या तो फिर ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तीसरा और कोई काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। सिमिलरली उसी प्रकार से जेरेंड और इन्फिनिटिव होते हैं। जैसे जेरेंड सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। ये भी क्या है कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। अगर आप जेरेंड या इन्फिनिटिव का हिंदी अर्थ निकालेंगे तो इनका जो शब्द होगा, इनके लास्ट में आपको ना, नी, ने ये शब्द आप लोगों को, यानी ये आप लोगों को मिलेगा। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, यहीं पे एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैं जैसे कह सकता हूं कि घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब यहां पे देखिए घूमना, यहां पे ना आप लोगों को लास्ट में मिल रहा है। दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वहां पे धूम्रपान करना आता है ना लास्ट में। तो उसी प्रकार से चाहे वो इन्फिनिटिव होगा चाहे जेरेंड होगा, अगर उनका हिंदी अर्थ निकालेंगे आप तो लास्ट में ना, नी, ने ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। वर्ब के लास्ट में ये आपको देखने को जरूर मिलेगा जब वो कैसा बिहेव कर रहा हो, जेरेंड की तरह या इन्फिनिटिव की तरह। अब जेरेंड का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान देना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, तब जाकर के क्या बनता है, जेरेंड बनता है। तब ये जेरेंड की तरह काम करेगा। और अगर इन्फिनिटिव क्या होता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर आप टू लगाते हो तो ये क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटिव हो जाता है। ये क्या हो जाता है भाई, ये इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है। जहां पे जेरेंड का प्रयोग आप कर सकते हो वहीं पे आप इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हो।
इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, बट आप इतना याद रखना कि जेरेंड और इन्फिनेटिव ये दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, बट इनका फॉर्म जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो आप भाई क्या कर सकते हो, आप इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट क्या होगा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, लाभदायक यूजफुल कर सकते हो। अच्छा, आप इन्फिनेटिव से बना सकते हैं सर, बिल्कुल आप बना सकते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। समझ में आ रहा बात। जैसे मैं कहूं क्वेश्चन पूछना बहुत आसान है, तो आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है, तो सिमिलरली आप भाई साहब आप देख रहे हो, बड़े अच्छे तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो आस्किंग ये भी क्या है, एक जेरेंड ही है। समझ में आ रहा बात। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, टू आस्क क्वेश्चन इज वेरी इजी, टू आस्क क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो बड़े आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हो। ये सब्जेक्टिव केस में है, तो आप समझ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव केस में भी ये यूज हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। तो यहां पे आप देख रहे हैं भाई, ये वर्ब है, और वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में यहां पे आप देख रहे हैं टू प्ले है, और इसका हिंदी अर्थ निकलेगा खेलना। ठीक है, तो आप देख रहे हो लास्ट में क्या आ रहा, ना आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि वर्ब से पहले अगर टू लग गया तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। इसीलिए टू के बाद में जब अगर कहीं पे टू आपको दिखाई देता है, तो टू के बाद में 99% जो वर्ब होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। क्यों? क्योंकि वो इन्फिनेटिव का रूप ले लेता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहां पे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जेरेंड और इन्फिनेटिव का जो कंसेप्ट था वो आप आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ में यह डिस्कस करूंगा कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस तरह से आप सिंपल सेंटेंसेस बनाओगे, यानी सिंपल सेंटेंस को किस तरह से आप बनाओगे पार्टिसिपल का प्रयोग करके, वन बाय वन करके अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो अलग अलग मेथड्स हैं सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए। सिंपल सेंटेंस करते हैं मेथड्स ऑफ मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस। अब हम लोगों को बात करना है कि सिंपल सेंटेंस को कैसे फ्रेम करें, कैसे सिंथेसाइज करें, इन सभी चीजों के ऊपर। और सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उन एक एक मेथड्स का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन से मेथड्स हैं, तो आपके सिलेबस में ये 8 टाइप का मेथड्स यूज करना है। क्या बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। पहला क्या है, तो बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। दूसरा है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और तीसरा है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जेरेंड। चौथा है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, और पांचवा है बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, एंड 6 है बाय यूजिंग एंड एडजेक्टिव और कंजक्शन, और 7वां है बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज, और लास्ट इज वन बाय यूजिंग टू। ठीक है, इनका प्रयोग करके, इतने टाइप्स मेथड्स हैं, इनका प्रयोग करके आप लोगों को सिंपल सेंटेंसेस बनाना रहता है। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्त, जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है वो आप ये मानकर चलेंगे कि 70 to 80% आपको पार्टिसिपल से क्वेश्चन देखने को मिलता है।
बोर्ड एग्जाम में जब 12th की बोर्ड एग्जाम होती है तो उसमें बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का बहुत डिमांड होता है। पार्टिसिपल को अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि यहां से आप लोगों को क्वेश्चंस प्रायः देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहले यही डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस तरह से सिंपल सेंटेंस को सिंथेसाइज करना है, सिंपल सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, तो याद रखना, आपको पता है पार्टिसिपल तो आपके पास में 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और क्या होता है, परफेक्ट होता है। अब 1 बाय 1 करके तीनों पार्टिसिपल को 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे और सिंपल सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप समझिएगा, पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोगों को सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना है। पहले हम लोग बात करेंगे कौन से पार्टिसिपल का, तो याद रखना अब की बार हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहली बार हम लोग किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। याद रखना पार्टिसिपल का प्रयोग आप लोगों को कब करना है और वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करना है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग या पार्टिसिपल का प्रयोग तब करिएगा जब दोनों क्लाउज का जो सब्जेक्ट है दोनों क्लाउज का, ठीक है, वो सेम हो। कैसा हो, जब ये सेम हो तभी आप लोगों को पार्टिसिपल यूज करना है। यानी सब्जेक्ट जो सेंटेंस फर्स्ट है और सेंटेंस सेकेंड है, अगर उनका सब्जेक्ट समान है तो आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल यूज करोगे। ये तो आपको कंपलसरी है, ध्यान देना है कि सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना चाहते हैं तो एक सेंटेंस यानी जो एक वर्ब जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। पहले नंबर जो वर्ब दोनों सेंटेंस की वो क्या हो, सेम ना हो। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि एक कार एक सेंटेंस में जो पहला कार है, एक कार दूसरे कार के तुरंत स्टार्ट हो, दूसरे कार के तुरंत होता हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, पार्टिसिपल का प्रयोग तभी करिएगा मेरे भाई जब सब्जेक्ट कैसा हो, समान हो, और वर्ब जो हो वो समान ना हो। दूसरी बात, आपको तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कार दूसरे कार के तुरंत बाद होता हो, यानी तुरंत बाद होता हो कि एक काम हुआ कि तुरंत दूसरा काम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां पे प्रयोग होगा और पास्ट पार्टिसिपल कहां पे होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल कहां पे होगा। 1 बाय 1 करके मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा और हर चीज आप समझ पाएंगे, केवल पैसेंसफुली आप बैठ करके देखें। अब एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, दो सेंटेंस देंगे तो आपको पता है, जैसे मैंने कहा आई सा आ स्नेक, आई सा आ स्नेक, और फिर मैंने कहा आई रैन अबे। ठीक है, आई रैन अबे, आई सा आ स्नेक, आई रैन अबे, मैंने एक सांप देखा और मैं भाग गया। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंसेज हैं, आप देखिए भाई साहब, आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट आपको समान दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सर, तो ये पहला कंडीशन तो आपका फुलफिल हो गया। दूसरा, वर्ब जो है वो समान है, नहीं सर, असमान है। तीसरा क्या है, एक कार दूसरे कार के तुरंत बाद होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख लो, आपने सांप देखा और उसके बाद में आप क्या हुए, वहां से भाग गए। ऐसा नहीं है कि आपने देखा और उसके बाद में उससे हालचाल पूछने लगे, कि हालचाल आपने पूछा कि भाई साहब साहब जी बताइए भागूं या ना भागूं मैं, आप तुरंत देखे और आपने तुरंत वहां से भागे। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां पे करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल कहां पे करना है,
टू द पॉइंट आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप केवल और केवल पहले आप इस चीज को समझे, इस चीज को आप समझे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा क्या है, रैन है, ठीक है। तो दो अलग अलग हो गए, एक काम दूसरे काम के बाद में होता है। इसका मतलब क्या है कि आप यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसका सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब अगर आपको सिंथेसाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी बात ध्यान रखेंगे, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, याद रखना, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें जो फाइनाइट वर्ब होंगे केवल और केवल आपको उन्हीं को प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस का क्या मतलब होता है, केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो यहां पे भाई साहब तो दो फाइनाइट वर्ब दिख रहे हैं, तो एक को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस में देना है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो जो पहला है, पहला वाक्य का जो मतलब वर्ब होता है उसी को आपको क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, हुए करके निकलेगा। समझ में आ रहा बात। तो आप भाई क्या करोगे, ऐसा तो है नहीं कि सा का साइन कर दोगे, इसका फर्स्ट फॉर्म सी होता है। तो क्या करेंगे आप, सीइंग, भाई आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने यूज किया, सीइंग आ स्नेक, सीइंग आ स्नेक आई रैन अवे। यानी कहने का मतलब क्या है, सांप देखते हुए मैं, यानी देखते हुए सांप, जैसे मैंने देखा, देखते हुए सांप मैं भाग गया, ठीक है। कि जैसा मैंने सांप देखा तुरंत मैं क्या हो गया, भाग गया वहां से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप समझेंगे, जैसे मैंने बोला कि द गर्ल heard a noise, the girl heard a noise, she woke up। ठीक है, यानी लड़की आवाज सुनी, शोर सुनी और वह जाग गई। समझ में आ रहा बात। अब यहां पे आप देखिए गर्ल जो है ये क्या है, तो भाई साहब ये नाउन है, ठीक। और इसी नाउन के बदले में यहां पे इसी का क्या यूज हुआ है, प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। तो गर्ल और सी ये दोनों सब्जेक्ट सेम है, क्योंकि गर्ल के जगह पे आप सी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आपने यूज किया है, ठीक है। तो याद रखना ये गर्ल और सी ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट सेम है। तो सब्जेक्ट सेम है, यहां पे देखो वर्ब क्या है, असमान है, अलग अलग वर्ब है। समझ में आ रहा बात। तो इनको अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, अब अच्छा ये काम दोबारा भी हो रहा है भाई, आप देख रहे हो कि तुरंत हो रहा है, एक काम के बाद में तुरंत दूसरा काम होता है। जैसे उसने भाई आवाज सुनी, शोर सुना और वह जाग गई। ऐसा नहीं है कि आवाज सुनने के बाद में वो 2-4-6 घंटे सोई रही उसके बाद में जागी, यानी आवाज सुनी कि तुरंत वो जाग गई। तो ये क्या हुआ, दोनों काम तत्काल हो रहा है, यानी फास्टेस्ट इसमें एक्शन दिखाई दे रहा है। एक एक्शन तुरंत दूसरा एक्शन होता है, एक एक्शन के बाद में तुरंत दूसरा एक्शन होता है। तो ऐसे जगह पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, पहला तो यही है वर्ब, फाइनाइट वर्ब। तो इसी को आपको क्या करना है, आपको यूज करना है कैसा, एज आ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हेयर्ड का क्या होता है, हियर होता है, हियर माने सुनना। तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करिए तो क्या हो जाएगा, हियरिंग अ नॉइज, हियरिंग अ नॉइज। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरे सेंटेंस में किसी नाउन के बदले में प्रीपोजिशन प्रोनाउन यूज हुआ है, तो जब आप सिंथेसाइज करते हैं तो उस नाउन को आपको रिपीट करना पड़ेगा। आपको यानी यहां पे जो प्रोनाउन होगा वो आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पे हियरिंग अ नॉइज, इसका क्या हो जाएगा, यहां पे द
गर्ल वोक अप। ठीक है, ये हो गया हियरिंग अ नॉइज द गर्ल वेक अप। यहां पे ये इसके लिए प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन आप यूज नहीं करना है क्योंकि एक ही नाउन यहां पे पहले से है, तो उस नाउन को आपको रिपीट करना है। इस प्रोनाउन को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में था, आपने इतना देखा और मैं उम्मीद करता हूं ये बड़े अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट पार्ट